हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास की अकाउंट की सेकंड बुक का 5th चैप्टर रेशियो एनालिसिस। और उसमें सबसे पहला एग्जांपल जो है वो रिलेटेड है करंट रेशियो से। तो इस चैप्टर में करना है कि हमको अलग अलग रेशियो कैलकुलेट करने पड़ेंगे, उनके हमको फॉर्मूले पुट करना है और उस फॉर्मूले में जो भी चीज़ आ रही है उसको काउंट करके या कैलकुलेट करके बस आपको वैल्यू पुट करनी है और उसको सॉल्व करना है। सबसे पहला रेशियो होता है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। आपने 11th में अगर सेटिंग से याद हो तो आपको पता होगा करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी क्या होती है। अगर नहीं पता है तो करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसको आप जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कैश, बैंक, डेटर्स, स्टॉक, BR। और करंट लायबिलिटी वो होती है जिसको आपको जल्दी से पेमेंट करना पड़ता है, 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करना पड़ता है। अगर आपको याद नहीं है तो NCERT के फर्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर करंट एसेट्स कौन कौन सी होती है वो दी हुई है और करंट लायबिलिटी कौन कौन सी होती है वो दी हुई है, ठीक है ना। करंट एसेट्स में इसमें लिखा हुआ है, करंट एसेट्स में होता है करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज का मतलब स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स और BR, कैश और कैश इक्विवेलेंट यानी कैश, बैंक और कैश से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट होते हैं वो कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज एंड अदर करंट एसेट्स लाइक प्रीपेड एक्सपेंसेज, एडवांस टैक्स और एक्रूड इनकम, ये सब करंट एसेट्स है। और करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है इसका जस्ट उल्टा कर दो, शॉर्ट टर्म बोरोविंग, ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल एंड अदर करंट लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है ना, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और ये सब। अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल में हमको दिया हुआ है इन्वेंटरी 50,000 यानी स्टॉक 50,000 दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर्स और BR दिए हुए हैं 50,000, एडवांस टैक्स ये हमको दिया हुआ है 4,000 रुपये, ट्रेड पेबल ये हमको दिए हुए हैं, ट्रेड पेबल हमको दिए हुए हैं 1,00,000 रुपये, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमको दिया हुआ है 30,000 रुपये और लास्ट में शॉर्ट टर्म बोरोविंग, बैंक ओवरड्राफ्ट ये हमको दिया हुआ है 4,000 रुपये। हमको बोला करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करके करंट रेशियो निकालो। तो सिंपल सी बात है, हमको बोला करंट रेशियो निकालो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो हमको करना क्या पड़ेगा, जितने भी करंट एसेट्स हैं उनको जोड़ना पड़ेगा। करंट एसेट्स है हमारे पास 50,000 इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल 50,000 रुपये, एडवांस टैक्स 4,000 रुपये और कैश 30,000 रुपये। तो हम ऐड करेंगे 50,000 प्लस 50,000 प्लस 4,000 प्लस 30,000, ये तो हो गई करंट एसेट्स। और करंट लायबिलिटी जो दो बची हुई है, ट्रेड पेबल 1,00,000 प्लस 4,000 बैंक ओवरड्राफ्ट, इन सबको जोड़ेंगे तो करंट एसेट्स टोटल आ जाएगी हमारे पास 1,34,000 1,34,000 और करंट लायबिलिटी आ जाएगी 1,04,000। अब हमको क्या करना है, इसमें रेशियो निकालते समय जो भी नीचे वाली चीज़ है जो 1,04,000 उसको हमको हमेशा 1 मानना है और उससे हमको ऊपर वाली को डिवाइड करना है। तो माना 1 है 1,04,000, तो 1,04,000 से 1,34,000 कितना बड़ा है, तो वो उससे बड़ा है 1.2 टाइम्स, 1.29 टाइम्स। तो आंसर आ जाएगा 1.29 रेशियो 1। हमेशा रेशियो निकालते समय नीचे वाले को 1 मानना है, तो आंसर आ जाएगा 1.29 रेशियो 1। इसमें हमने किया क्या, करंट एसेट्स को जोड़ा, ऊपर लिखा, करंट लायबिलिटी को जोड़ा, नीचे लिखा, दोनों को डिवाइड किया। नीचे वाले को हमको मानना है 1 और जो भी उससे ऊपर होगा वो उससे कितना बड़ा है या कितना छोटा है उतना बताना है। तो सिंपल सी बात है 1,34,000 1.29 टाइम्स है 1,04,000 का, तो आंसर आ जाएगा 1.29 रेशियो 1। ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल पर हमको निकालना है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो के 3 नाम होते हैं, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। वापस बोल रहा हूँ, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। अगर तीनों में से कोई भी नाम आवे तो एक ही फॉर्मूला यूज होगा। क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अगर लिक्विड रेशियो पूछे तो फॉर्मूला जाएगा लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स आती कैसे है, आपको करंट एसेट्स लेनी है और उसमें से आपको 2-3 चीज़ें माइनस करनी है। करंट एसेट्स में से आपको इन्वेंटरी यानी स्टॉक प्लस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस और प्लस एडवांस एक्सपेंसेस या एडवांस टैक्स जो भी है, इन तीनों को जोड़ो, इन्वेंटरी को, प्रीपेड को, एडवांस को और उसको करंट एसेट्स में से माइनस कर दो, जो बचेगा वो आपकी होगी क्विक एसेट्स। अगला एग्जांपल करते हैं। सेकंड एग्जांपल में बोल रहा है कि फर्स्ट एग्जांपल का क्विक रेशियो निकालो। तो फर्स्ट एग्जांपल में अपने करंट एसेट्स निकाली थी 1,04,000। 1,04,000 में से हमको माइनस करना था इन्वेंटरी को और एडवांस टैक्स को। तो इन्वेंटरी थी हमारे पास 50,000, एडवांस टैक्स थे 4,000। हम अपन निकाले क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स का फॉर्मूला था करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी और प्रीपेड एक्सपेंसेस या एडवांस टैक्स। हमारे पास करंट एसेट्स है पिछले एग्जांपल में 1,34,000, इन्वेंटरी है हमारी 50,000 प्लस
एडवांस टैक्स है 4000, ये हमको माइनस करना है। 1,34,000 में से हमको 54,000 माइनस करने हैं, 1,34 माइनस 54,000, तो हमारे पास बचेगा 80,000। ये हमारी आगे क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स हमारा फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स आगे 80,000 और करंट लायबिलिटी वही है पिछले वाली 1,04,000। जैसा मैंने आपको बोला नीचे वाले को आपको 1 मानना है। 1,04,000 से 80,000 कितना है, सिर्फ 0.77 है, तो रेशियो आ जाएगा 0.77 रेशियो 1। 80,000 डिवाइड बाई 1,04,000, 80,000 1,04,000 का कितना है 0.77 रेशियो 1। तो फॉर्मूला क्या था, अगला क्वेश्चन जो हमने किया उसमें हमको क्विक रेशियो निकालना था। क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और क्विक एसेट्स निकलती है करंट एसेट्स में से 3 चीज़ें माइनस करनी है आपको, इन्वेंटरी, प्रीपेड और एडवांस। जो दिया हुआ वो माइनस कर दो, ठीक है ना। अपन को 2 चीज़ें दी हुई थी, इन्वेंटरी और एडवांस टैक्स, हमने करंट एसेट्स में माइनस कर दी। 1,34,000 में से 54,000 50,000 की इन्वेंटरी और 4,000 एडवांस टैक्स माइनस किया तो बचा 80,000 अपॉन 1,04,000, ये आंसर आ गया। अब अपन करते हैं थर्ड क्वेश्चन में डायरेक्ट ही आपको करंट लायबिलिटी दी हुई है, करंट एसेट्स दी हुई है। थर्ड एग्जांपल में आपको करंट लायबिलिटी दी हुई है, करंट एसेट्स दी हुई है, आपको इन्वेंटरीज दी हुई है, एडवांस टैक्स दिया हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं और बोला है लिक्विड रेशियो निकालो। तो हम स्टार्ट करते हैं थर्ड एग्जांपल एनसीईआरटी का। थर्ड एग्जांपल में करंट लायबिलिटी दी हुई हमको 50,000 रुपये, करंट एसेट्स दी हुई हमको 80,000 रुपये, एडवांस टैक्स दिया हुआ है हमको 5,000 रुपये, इन्वेंटरी हमको दी हुई यानी स्टॉक दिया हुआ हमको 20,000 रुपये, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हुए हमको 5,000 रुपये और बोला है लिक्विड रेशियो निकालो। क्या बोला हमको, लिक्विड रेशियो निकालो। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स के लिए हमको करंट एसेट्स में से इन्वेंटरी, एडवांस टैक्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस घटाने पड़ेंगे। तो हम लिक्विड एसेट्स के लिए लिखेंगे करंट एसेट्स कितनी हमारी 80,000 माइनस इन्वेंटरी 20,000। इन्वेंटरी में 3 चीज़ जोड़ के मैं माइनस कर दूँ या तीनों का आप अलग अलग माइनस कर दो, बात एक है। 20,000 माइनस प्लस 5,000 प्लस 5,000, 20 5 5 हो गए 30, 80 में से 30 गए तो बचे 50,000। ये तो आ गई आपकी लिक्विड एसेट्स। 80,000 थी करंट एसेट्स, उसमें से मैंने 20,000 इन्वेंटरी माइनस किया, प्रीपेड एक्सपेंस 5,000 माइनस किया और एडवांस टैक्स 5,000 माइनस किया। 80 में से 30 माइनस हुए, बचे 50,000। 50,000 अपॉन करंट लायबिलिटी भी है 50, तो आंसर आ जाएगा 1:1। आंसर आ जाएगा 1:1। नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है, तो इसमें थोड़ा ध्यान से देखना आप। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी निकालनी है। अभी तक हमको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दी भी होती थी और करंट रेशियो निकालना पड़ता था। इस बार हमको रेशियोज के आंसर दिए हुए और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी निकालनी है। उसने दिया है करंट रेशियो दिया हुआ है हमको 3.5:1 और करंट और क्विक रेशियो दिया हुआ है हमको 2:1 और इन्वेंटरी दी हुई है, इन्वेंटरी का दिया हुआ हमको 24,000, ठीक है ना। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है या लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और उसने बोला है आपको इन्वेंटरी दी हुई और बोला है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी निकालो। करंट रेशियो दिया हुआ है, क्विक रेशियो दिया हुआ है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी निकालो। जब हम एग्जाम्पल से समझना, अगर हम करंट एसेट्स में से इन्वेंटरी और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो बन जाती है क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स। और अगर अपन को करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स दी हुई हो, ये दोनों दी हुई हो, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो इन्वेंटरी और प्रीपेड आ जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ इन्वेंटरी का रुपये दिया हुआ है, इसका मतलब है इन दोनों का डिफरेंस सिर्फ इन्वेंटरी है। तो इन्वेंटरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इन्वेंटरी यानी स्टॉक का फॉर्मूला हो जाएगा करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। तो ध्यान रखना, जब भी किसी चीज़ क्वेश्चन में किसी चीज़ का अमाउंट दिया हुआ हो और किसी का आंसर दिए हुए हो तो उसका फॉर्मूला लिखो और फिर उससे आंसर निकल जाएगा। अपन को दिया हुआ था इन्वेंटरी का अमाउंट 24,000, तो अपन ने इन्वेंटरी का फॉर्मूला लिख दिया। इन्वेंटरी का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। अब अपन के पास करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स तो है नहीं, तो माना अपन ने करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू एक्स, करंट लायबिलिटी 3.5/1 था ना, इस रेशियो का एक्स मानो, तो करंट एसेट्स क्या हो जाएगी 3.5x। वापस देख रहा हूँ, करंट रेशियो था 3.5/1। अब यहाँ पे करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। इसका मतलब करंट एसेट्स को हमने माना 3.5x और करंट लायबिलिटी को माना 1x। ऐसा कैसे, हमने क्विक एसेट्स को माना 2x और करंट लायबिलिटी को माना 1x। जो रेशियो दिया हुआ था उसके आगे मैंने x लगा दिया
और x मान के कर रहा हूँ। अब इन्वेंटरी इक्वल टू हो गया करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। इन्वेंटरी दी हुई है 24,000 में से करंट एसेट्स हमने मानी है 3.5x रेशियो के हिसाब से, जो हमको रेशियो का आंसर दिया हुआ था, और क्विक एसेट्स मानी हमने 2x। 3.5x माइनस 2x बचेगा 1.5x इक्वल्स टू 24,000। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 24,000 डिवाइड बाय 1.5, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 16,000। ये जो x था हमने क्या माना था, x हमने करंट लायबिलिटी को माना था, क्योंकि 1x यानी x करंट, दोनों में 1x यानी करंट लायबिलिटी है, यानी ये करंट लायबिलिटी का आंसर आया, करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू आया 16,000। अब हमको निकालनी है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स को हमने माना था 3.5x, x का आंसर आया 16,000, तो आंसर हो जाएगा 3.5 इंटू 16,000। तो करंट एसेट्स का आंसर आ जाएगा 56,000। और क्विक एसेट्स का आंसर आ जाएगा, क्विक एसेट्स को माना था 2x, 2 इंटू एक्स का मतलब है 16,000, तो क्विक एसेट्स का आंसर आ जाएगा 32,000। तो इस तरह से जब आपको है ना रेशियो दिए हुए हो और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी निकालनी हो, तो रेशियो को आप x मान लो, और आप इन्वेंट्री अगर दी हुई है, जिसका भी अमाउंट दिया हुआ है उसका फॉर्मूला लगा दो। इन्वेंट्री का दिया हुआ है तो आप फॉर्मूला लगा दो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अगर आपको वर्किंग कैपिटल दी हुई है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और इन्वेंट्री का फॉर्मूला हो जाएगा करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री का फॉर्मूला हो जाएगा करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स, और अगर आपको वर्किंग कैपिटल दी हुई हो तो फॉर्मूला हो जाएगा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और फिर उसका अमाउंट लिखकर और इसको पुट कर दो। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगला करते हैं अपन, अगला एग्जांपल बहुत अच्छा है, क्योंकि अगला एग्जांपल में ना करंट एसेट्स दी हुई है, ना करंट लायबिलिटी दी हुई है, ना किसी का रेशियो दिया हुआ है, फिर भी बोला है करंट रेशियो निकालो। तो इस एग्जांपल में हमको बैलेंस शीट की सहायता लेनी पड़ेगी। हम बैलेंस शीट की चीज़ें लिखेंगे, फिर दूसरी चीज़ों को x मानकर और उसका आंसर निकालेंगे। ध्यान से देखना, आप अगले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है टोटल एसेट्स 3 लाख रुपए। अब आपको जब भी ऐसा टोटल एसेट्स दे देना तो समझ लेना आपको बैलेंसिंग फिगर को चीज़ें निकालनी पड़ेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, टोटल एसेट्स दी हुई हमको 3 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी दी हुई 80,000 रुपये, शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है हमको 2 लाख रुपए, फिक्स एसेट्स दी हुई हमको 1,60,000 रुपये, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमको दिया हुआ है 1 लाख रुपए। अब यहाँ पर कहीं पे भी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी नहीं है और बोला है करंट रेशियो निकालो, तो हमको इसके लिए बैलेंस शीट का यूज लेना पड़ेगा। हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल के लिए समझो ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है, ध्यान से समझना, मैं एक एक चीज़ पुट करूंगा। सबसे पहले हमको दिया हुआ है टोटल एसेट्स रुपया, टोटल एसेट्स का अमाउंट दिया हुआ है 3 लाख रुपए। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जितनी टोटल एसेट्स होती है उतनी ही टोटल लायबिलिटी होती है। तो हमारे पास टोटल लायबिलिटी भी कितनी होगी 3 लाख। 3 लाख टोटल एसेट्स दी हुई थी और ये हमने 3 लाख टोटल लायबिलिटी हमने लिखा। अब टोटल लायबिलिटी जो बनती है 3 हेड से बनती है, शेयर होल्डर फंड, दूसरा बनता है नॉन करंट लायबिलिटी, और तीसरा बनता है करंट लायबिलिटी। हमको टोटल एसेट्स दी हुई थी 3 लाख, तो टोटल लायबिलिटी भी होगी 3 लाख। टोटल लायबिलिटी 3 हेड से बनती है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। आपको शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, शेयर होल्डर फंड दिया हुआ हमको 2 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी हमको दी हुई है 80,000। अब हमको एक चीज़ की टोटल दी हुई है, ऐसी टोटल जो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, और उस टोटल में से 2 चीज़ें दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इस टोटल में से इन 2 को माइनस कर देंगे। 3 लाख टोटल आनी चाहिए, जबकि आ रही है 2,80,000, तो बचा हुआ वो क्या है, करंट लायबिलिटी। तो बैलेंसिंग फिगर करंट लायबिलिटी निकल जाएगा। 3 लाख में से 2,80,000 माइनस किए, करंट लायबिलिटी निकल गया बैलेंसिंग फिगर। एक चीज़ मिल गई हमको करंट एसेट्स की। अब आते हैं हम, एक चीज़ मिल गई हमको करंट रेशियो की, करंट लायबिलिटी। अब आते हैं हम एसेट साइड में। एसेट साइड नॉर्मली 4 चीज़ों से मिलकर बनती है, फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स और फिक्टिटियस एसेट्स। नॉर्मली फिक्टिटियस एसेट्स दी हुई नहीं होती, तो हमको इसको नॉर्मली अगर नहीं दिया हुआ तो डैश ही मारना है। अब हमको टोटल एसेट्स की वैल्यू दी हुई है 3 लाख, हमको फिक्स एसेट्स दी हुई है 1,60,000, हमको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 1 लाख। अब हमको यहाँ पे 3 लाख टोटल दी हुई है और यहाँ पे टोटल आ रही है 2,60,000। तो सिंपल सी बात है, बचा हुआ जो है बैलेंसिंग फिगर वो है करंट एसेट्स। 3 लाख में से 2,60,000, 3 लाख में से 2,60,000 घटाओ तो 40,000 हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया करंट एसेट्स। अब हमारे पास दोनों आ गई, हमको निकालना करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स आई हमारी 40,000 और करंट लायबिलिटी आई हमारी 20,000। 40,000 अपॉन 20,000 यानी 2:1 हमारा आंसर आ गया। तो जब आपको ऐसे करंट रेशियो, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी नहीं दी हुई हो तो
तो आपको क्या करना है, ऐसे बैलेंस शीट बना के बैलेंसिंग फिगर निकालना है। ये था एग्जाम्पल नंबर 5, ये भी थोड़ा अलग था इसलिए इंपॉर्टेंट था। अगला हम लास्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, जो करंट रेशियो करंट लिक्विड रेशियो से रिलेटेड है। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, हमको ये बताना है कि ये जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनसे लिक्विड रेशियो पर या करंट रेशियो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं बोर्ड में। क्वेश्चन में दे रखा है कि मानो करंट रेशियो है 2:1। क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 6 करंट रेशियो दिया हुआ है 2:1 मानने का बोला है, और ये कह रहा है कि आप ये नीचे जो ट्रांजेक्शन दिए मैं उससे बताओ करंट रेशियो पर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो कैसा पड़ेगा। तो इसमें पहला बोला पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। सबसे पहले बोला करंट लायबिलिटी का अगर आप पेमेंट करते हो तो ये 2:1 जो आपका करंट रेशियो है उसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या। अब हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा, हमको करंट रेशियो दिया हुआ है 2:1, तो हम मानते हैं माना करंट एसेट्स है 50,000 और करंट लायबिलिटी है 25,000, ताकि अपना आंसर आ जाए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी हमारा रेशियो आ जाए 2:1। आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो, ऊपर मान सकते हो 1 लाख, नीचे 25,000, ऊपर मान सकते हो 2 लाख, नीचे मान सकते हो 1 लाख, कुछ भी आंसर आना चाहिए 2:1। हमने माना करंट एसेट्स है 50, करंट लायबिलिटी है 25। अब ये बोला पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, माना हमने एक करंट लायबिलिटी का पेमेंट किया जो कि है करंट लायबिलिटी का पेमेंट किया जो कि हमने माना 10,000 का पेमेंट किया। अब जब हम 10,000 का पेमेंट करेंगे तो हमारा रेशियो नया क्या हो जाएगा, हमारी करंट एसेट्स थी 50,000 और करंट लायबिलिटी थी 25,000, ये हमने माना, तभी तो 2:1 आंसर आएगा 2:1। अब अगर हम करंट लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो करंट लायबिलिटी भी कम होगी, 10,000 रुपये उसमें से कम होंगे, और पेमेंट करने के लिए हमको कैश या बैंक से रुपया देना पड़ेगा, तो हमारी करंट एसेट्स भी कम होगी। 50,000 में से 10,000 ऊपर भी माइनस होंगे, नीचे भी माइनस होंगे, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ का पेमेंट करते हो तो कैश आता है, करंट लायबिलिटी तो कम हो ही रही है, साथ साथ में कैश भी कम हो रहा है, और कैश होता है करंट एसेट्स का पार्ट, इसलिए करंट एसेट्स भी कम हो रही है। करंट रेशियो 50,000 माइनस 10,000, 25,000 माइनस 10,000, बचा 40,000 अपॉन 15,000। जब आप 40,000 अपॉन 15,000 को डिवाइड करोगे तो आपका रेशियो जो आएगा वो पहले से चेंज हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 2.67:1। तो इसका मतलब ये रेशियो जो 2.1 था 2:1 था वो 2.6:1 हो गया, यानी इंप्रूव होगा। कुल मिलाकर जब भी आप करंट लायबिलिटी का पेमेंट करोगे तो करंट रेशियो इंप्रूव होगा। अगला करता है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने क्रेडिट पर गुड्स खरीदी है, इससे क्या रेशियो पर असर पड़ेगा। माना वही 50,000 और 25,000 हमारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी है। जब आप गुड्स क्रेडिट पर खरीदोगे, जैसे ही आप गुड्स क्रेडिट पर खरीदोगे, अब इस बार मानते हैं हमने, आप एग्जाम्पल पे कुछ भी मान सकते हो, हमने माना 10,000 की गुड्स खरीदी, तो उस गुड्स खरीदने से क्या होगा, आपकी करंट एसेट्स 50,000 तो थी, गुड्स बढ़ते ही स्टॉक बढ़ जाएगा, स्टॉक बढ़ेगा तो 10,000 से करंट एसेट्स बढ़ जाएगी, और क्योंकि आपने क्रेडिट में खरीदा है तो आपकी जो आपकी लायबिलिटी थी 25,000 जो हमने मानी है 25,000, वो भी 10,000 से बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने क्रेडिट पर खरीदा है तो क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। तो नया रेशियो क्या हो जाएगा 60,000 रेशियो 35,000, 60,000 रेशियो 35,000, तो आंसर आ जाएगा आपका 1.7:1, जो था 2:1। तो इसका मतलब जब भी आप कोई क्रेडिट पर गुड्स खरीदोगे तो आपका रेशियो जो करंट रेशियो है वो घट जाएगा, क्योंकि करंट एसेट्स बढ़ेगी, गुड्स खरीदी इसलिए स्टॉक बढ़ेगा, और आपने उधार खरीदा तो करंट लायबिलिटी बढ़ेगी। 50,000 की जगह 60,000, 25,000 की जगह 35,000 हो जाएगी हमारी करंट लायबिलिटी, रेशियो आ जाएगा 1.7:1। अगला पढ़ते हैं, आपने एक डेस्कटॉप बेचा है, सेल ऑफ डेस्कटॉप, यानी आपने एक कंप्यूटर बेचा है, कंप्यूटर बेचा आपने 4,000 की वैल्यू का 3,000 रुपये में। अब इससे क्या होगा, जैसे ही आप कंप्यूटर बेचोगे, जो आपकी करंट एसेट्स थी 50,000, उसमें 4,000 की चीज़ को 3,000 में बेचा, तो जितने में बेचा उतना रुपया मिलेगा आपको। 50,000 में आपके पास 3,000 नया कैश आ जाएगा, मगर करंट लायबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी लायबिलिटी बढ़ नहीं रही है। आपने एक चीज़ बेची है, इससे आपकी एसेट्स ही बढ़ेगी क्योंकि रुपया मिल रहा है। तो अब नया रेशियो हो जाएगा, अपना नया फॉर्मूला हो जाएगा 53,000 अपॉन 25,000, क्योंकि आपने 4,000 की चीज़ को 3,000 में बेचा, 4,000 का कुछ लेना देना नहीं है, जितने रुपये अपन को मिलेंगे वो अपन करंट एसेट्स में ऐड हो जाएंगे। 53,000 प्लस अपॉन 25,000, 53,000 यानी 53,000 25,000 करोगे तो रेशियो आ जाएगा 2:1, 2.1:1। तो अपना कुल मिलाकर ये आपका इस बार भी करंट रेशियो जो है वो इंप्रूव हो रहा है। जब भी आप कोई डेस्कटॉप बेचते हो, कंप्यूटर बेचोगे कैश में, तो आपका करंट रेशियो इंप्रूव होगा। 50,000 की जगह 53,000, और करंट लायबिलिटी कोई असर नहीं पड़ा, 53,000 अपॉन 25,000, 2.1:1। और लास्ट वो बोल रहा है कि आपने उसके बाद आपने एक और चीज़ है, आपने मर्चेंडाइज गुड्स बेची है, कॉस्टिंग 10,000, उसको बेचा 11,000 में। आप जो काम करते हो उसको 10,000 की जगह 11,000 में बेचा आपने, तो होगा क्या इससे, माना 50,000 और 25,000 आपकी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी थी, आपने गुड्स बेची, गुड्स बेचने से क्या होगा, 10,000 की चीज़ 11,000 में बेची आपने, तो आपकी 50,000 प्लस 11,000 रुपये आपके, क्योंकि करंट एसेट्स बढ़ जाएगी तो आपकी नहीं है करंट एसेट्स हो जाएगी 11,000 में बिकी, मगर वापस 10,000 का स्टॉक कम हो गया, तो वापस देखना ध्यान से,
50,000 की आपकी करंट एसेट्स थी, आपने 10,000 की चीज़ को 11,000 में बेचा, 11,000 में बेचोगे कैश 11,000 बढ़ेगा, मगर 10,000 से स्टॉक कम हो जाएगा और आपकी करंट लायबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि लायबिलिटी बढ़ ही नहीं रही, कोई चीज़ बेचते उससे लायबिलिटी नहीं बढ़ती है। तो 50 में से 10 गए स्टॉक के और 11,000 आए कैश के, तो 51,000 डिवाइड बाय 50,000 25,000। इससे हमारा क्या होगा, सिंपल सी बात है 50/25 या 51/25, ऑब्वियसली रेशियो बढ़ जाएगा, तो हमारा नया रेशियो आ जाएगा 2। म्यूट कर दे। म्यूट ही है आपकी आ रही है। स्टार्ट करते हैं। कल हमने करंट रेशियो और करंट लायबिलिटी पढ़ा था। निकलना नहीं है वो आवाज वापस तो म्यूट करना, उसको धीरे कर दे, वॉइस को धीरे कर दे। हाँ स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने करंट रेशियो और क्विक रेशियो पढ़ा था, उससे रिलेटेड 5 एग्जांपल या 6 एग्जांपल कर लिए थे अपन ने। आज अपन नया रेशियो पढ़ेंगे, डेब्ट इक्विटी रेशियो। अपन पढ़ रहे रेशियो एनालिसिस, ध्यान से समझना। जिन लोगों ने कल की क्लास अटेंड नहीं करी है, मैंने उसका वीडियो बना दिया है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा ग्रुप में। आप वहां तक का जो कल अपने 6 एग्जांपल किए थे, वहां तक के सारे एग्जांपल आप उस वीडियो से देख लेना। आज अपन कंटिन्यू करेंगे 7th एग्जांपल से। नया रेशियो स्टार्ट करना है आज अपन 7th एग्जांपल में, डेब्ट इक्विटी रेशियो। नाम से ही पता चल रहा है, डेब्ट इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला होगा डेब्ट अपॉन इक्विटी, ठीक है ना। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। आज अपन स्टार्ट करेंगे रेशियो एनालिसिस का 6th एग्जांपल कल हो गया था, आज अपन स्टार्ट करेंगे 7th एग्जांपल, डेब्ट इक्विटी रेशियो, ठीक है ना। डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। अब आपको समझना पड़ेगा कि डेब्ट और इक्विटी होता क्या है। डेब्ट और इक्विटी का मतलब समझना पड़ेगा आपको। अपन एक बैलेंस शीट लेते हैं, बैलेंस शीट में अपन लायबिलिटी साइड रहते हैं, वो कहना चुप रहा है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड रहते हैं, तो लायबिलिटी साइड में मेन 3 हेडिंग आती है। शेयर होल्डर फंड, दूसरा होता है शेयर होल्डर फंड, दूसरा होता है नॉन करंट लायबिलिटी जिसको डेब्ट कह सकते हैं, और तीसरा होता है करंट लायबिलिटी। तो ध्यान से देखना, 3 हेडिंग होती है बैलेंस शीट की, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी जिसको अपन डेब्ट भी कह सकते हैं, और करंट लायबिलिटी। अपन को यहाँ पे चाहिए डेब्ट और इक्विटी। अब डेब्ट में क्या क्या आता है, जैसा मैंने आपको तुमको बताया, डेब्ट में आता है नॉन करंट लायबिलिटी, यानी जो लॉन्ग टर्म के लिए लायबिलिटीज होती है, फॉर एग्जांपल बैंक लोन, बैंक डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोविंग। और लिक्विडिटी में आता है शेयर होल्डर फंड में आने वाली चीजें, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो वापस देखना, आपको डेब्ट इक्विटी को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट के हेड याद रखने पड़ेंगे। बैलेंस शीट में आता है सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड में 3 चीज आती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। यहाँ पर रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व, पीएनएल का बैलेंस सब आएगा। ये होता है शेयर होल्डर फंड और यही होता है इक्विटी। और डेब्ट इसके बाद वाला हेडिंग होती है डेब्ट, डिबेंचर, या फिर इसको कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। इसके अंदर क्या क्या आता है, डिबेंचर आते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोविंग आती है, बैंक लोन आते हैं, ये सब होता है डेब्ट। तो कुल मिलाकर आपको करना है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे डेब्ट और इक्विटी रेशियो क्या होता है,
अपन आज डेब और इक्विटी रेशियो पढ़ रहे हैं। फॉर्मूला लगाना है पहले, डेब अपन इक्विटी। डेब में क्या क्या आता है वो याद रखना पड़ेगा आपको। डेब में आते हैं किसी तरह के भी लॉन्ग टर्म लोन, जैसे डेब, डेबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, बैंक लोन, ये आता है डेब में। और इक्विटी में आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस। अगर आपको बैलेंस शीट दी भी होगी तो निकालना बहुत इजी होता है, क्योंकि अगर आपको बैलेंस शीट दी भी होगी तो बकायदा आपको शेयर होल्डर फंड हेडिंग दी भी होगी, फिर नॉन 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 करंट लायबिलिटी दी भी होगी, और आपको लास्ट में करंट लायबिलिटी दी भी होगी। तो करंट लायबिलिटी के जस्ट ऊपर जो हेडिंग है वो है आपके डेब, और डेब के ऊपर जो है वो आपका इक्विटी है। नहीं तो आपको याद रखना पड़ेगा, डेब में आते हैं बैंक लोन, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, और इक्विटी में आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस। रिजर्व सरप्लस में पीएनएल का बैलेंस, जनरल रिजर्व, सारे तरह के रिजर्व सरप्लस आएंगे, ध्यान रखना। अब हम स्टार्ट करते हैं डेब इक्विटी। एग्जांपल नंबर 7, आपको बैलेंस शीट दी हुई है एग्जांपल नंबर 7 में। जब भी बैलेंस शीट दी हुई होती है तो रेशियो निकालना बहुत इजी हो जाता है। एग्जांपल में देखो, मैंने आपको जैसा अभी बताया था, बकायदा शेयर होल्डर फंड लिखा हुआ है और नॉन करंट लायबिलिटी लिखी हुई है, और नॉन करंट लायबिलिटी को अपन कहते हैं डेब और शेयर होल्डर फंड को कहते हैं इक्विटी। तो कुल मिलाकर आपको करना है क्या है, शेयर होल्डर फंड की चीजों को जोड़कर वो आपको लिखना है इक्विटी में, और नॉन करंट लायबिलिटी की चीजों को जोड़कर लिखना है आपको डेब में। ठीक है ना। अपन वापस बता रहा हूं, जिन लोगों ने कल क्लास अटेंड नहीं करी थी, मैंने कल तक के जो 6 एग्जांपल कराए उसका वीडियो बना दिया है, थोड़ी देर में यूट्यूब पे अपलोड करके आपको मैं लिंक भेज दूंगा। तो आप वो 6 एग्जांपल अगर आपने नहीं किए रेशियो एनालिसिस के, तो आप उस वीडियो से देख लेना। मैं जो भी रोज पढ़ाऊंगा उसका वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दूंगा, और लिंक है ना ग्रुप में भेज दूंगा। तो आप अगर कुछ भी अगर क्लास अटेंड करना भूल जाओ तो आप उस वीडियो से देख लेना। बंद कर देना। ठीक है ना। अब अपन कर रहे हैं डेब इक्विटी रेशियो। एग्जांपल नंबर 7, सामने लिखा हुआ है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड ही होता है इक्विटी, तो आपको शेयर होल्डर फंड में जो भी चीजें दी हुई है वो जोड़ दो, वो इक्विटी हो जाएगा। और नॉन करंट लायबिलिटी होती है डेब, तो नॉन करंट लायबिलिटी में जो भी आता है उसको जोड़ दो। तो अपन करते हैं अब स्टार्ट। एग्जांपल नंबर 7, अपन को चाहिए डेब। डेब में 3 चीजें दी हुई है, नॉन करंट लायबिलिटी में 3 चीजें दी हुई है। एक दिया हुआ है 4 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म बोरोविंग, एक दिया हुआ है 40,000 रुपए, और एक दिया हुआ है 60,000 रुपए। ठीक है ना। और डेब में मैंने इस 4 लाख को प्लस 40,000 को प्लस 60,000 को जोड़ दिया, और इक्विटी में मैंने तुमको बोला था शेयर होल्डर फंड में जो भी आता है जोड़ दो। 12 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख, तो हो गए 15 लाख। तो वापस देखना अपन पढ़ क्या रहे हैं, आज को क्लियर करना पड़ेगा। अपन एग्जांपल नंबर 7 पढ़ रहे हैं। एग्जांपल नंबर 7 बोला है डेब इक्विटी रेशियो निकालो। क्या निकालो? तो आपको पहले रेशियो में कुछ भी नहीं है, सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। आपको जो भी रेशियो पूछे उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप बार बार जब एग्जांपल, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप जैसे जैसे एग्जांपल और क्वेश्चन करोगे ना अपने आप फॉर्मूले याद होते जाएंगे। तो पहले ये लेकर मत बैठ जाना कि मैं सारे फॉर्मूले याद करूं। आप क्वेश्चन करते जाओ, एग्जांपल करते जाओ, याद हो जाएगा। डेब इक्विटी रेशियो का तो नाम में ही आंसर है, डेब अपॉन इक्विटी। फॉर्मूला डेब और इक्विटी। अब आपको डेब और इक्विटी अगर बैलेंस शीट दी हुई है तो निकालने की जरूरत नहीं है। शेयर होल्डर फंड होता है इक्विटी जो बैलेंस शीट में क्लियर दिया हुआ होता है, और नॉन करंट लायबिलिटी होती है डेब। क्या होती है? और अगर ऐसे याद नहीं रहे तो इक्विटी होती है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस। रिजर्व सरप्लस में सब चीज आएगी। कौन कौन से? रिजर्व सरप्लस में पीएनएल का बैलेंस, जनरल रिजर्व का। तुमको पता है रिजर्व सरप्लस क्या होता है, अपन ने पहले भी चैप्टर में कर रखा है। ठीक है ना। तो रिजर्व सरप्लस में सारी चीज आएगी। और डेब में आते हैं सारे लोन, बैंक लोन, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, डिबेंचर। और अगर आपको बैलेंस शीट दी हुई है जैसे एग्जांपल नंबर 7 में दी हुई है तो बहुत इजी हो जाता है। तो मैंने करा क्या, मैंने डेब के लिए मैंने नॉन करंट लायबिलिटी में जो जो चीजें दी हुई थी, नॉन करंट लायबिलिटी में दिया हुआ था मेरे को 4 लाख रुपए लॉन्ग टर्म बोरोविंग, 40,000 रुपए अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और 60,000 रुपए अपन को दिया हुआ था लॉन्ग टर्म प्रोविजन। मैंने इस डेब के लिए इन तीनों को जोड़ दिया। जो भी नॉन करंट लायबिलिटी में दिया हुआ था मैंने उसको जोड़ दिया, और उसका आ गया, वो आ गया डेब। और इक्विटी के लिए शेयर होल्डर फंड में जो भी दिया हुआ था मेरे को 12 लाख दिए हुए थे, 2 लाख दिए हुए थे और 1 लाख दिए हुए थे। इन तीनों को जोड़ के मैंने लिख दिया। तो ऊपर वाले की टोटल आ रही है 4 लाख प्लस 40,000 प्लस 60,000, इसकी टोटल आ रही है 5 लाख। डेब की टोटल मैंने किसको जोड़ा? नॉन करंट लायबिलिटी को। और इक्विटी की टोटल में मैंने शेयर होल्डर फंड को जोड़ा, उसकी आ रही है 15 लाख। 5 लाख अपॉन 15 लाख, आंसर आ जाएगा 0.33:1। क्या आ जाएगा? 0.33:1। अपन ने आज स्टार्ट करना है डेब इक्विटी रेशियो। क्या होता है?
और सबसे इजी होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। जो भी लोग क्लास अटेंड करना भूल जाएं, मैं उस चैप्टर का जो भी मैंने आज पढ़ाया अगले दिन और उसी दिन मैं ना वीडियो बना के डाल दूंगा। जैसे मैंने जो कल मैंने एग्जांपल नंबर 6 तक पढ़ाया था, 6 तक, उसका मैंने आज वीडियो बना दिया है। थोड़ी देर में मैं यूट्यूब पे डालकर अपलोड करके लिंक दे दूंगा। आज जो पढ़ाऊंगा उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको क्लास में, ऑनलाइन क्लास में आप लेट आए हो या समझ नहीं आ रहा, आप वीडियो में देख लेना, समझ में आ जाएगा। अभी अपन डेब्ट इक्विटी रेशियो कर रहे हैं। फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी। आपको क्लियर दिया हुआ होगा बैलेंस शीट में, और नहीं दिया हुआ तो आपको याद रखना पड़ेगा हर तरह के लोन। और इक्विटी में आता है शेयर होल्डर फंड। क्या आता है? शेयर होल्डर फंड में आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। और डेब्ट में आता है नॉर्मली बैंक लोन, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इनको जोड़ना है प्लस डेब्ट की जगह डेब्ट की जो चीजें मैंने बोली वो जोड़नी है, इक्विटी की जगह आपको शेयर होल्डर फंड की चीजें जोड़नी है और दोनों को जोड़ के डिवाइड करके आपसे निकालना है। अगला एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 8। अपन ने एग्जांपल नंबर 7 में आपको कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो करना था, अपन ने कर लिया। बाकी इसने अल्टरनेटिव फॉर्मूले बता रखे हैं, वो आपको नहीं करना है। एग्जांपल नंबर 8 में भी बोल रखा है इसने डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालो। क्या निकालो? अगेन इसने आपको है ना बैलेंस शीट दे दी, उसमें शेयर होल्डर फंड लिखा हुआ है और नॉन करंट लायबिलिटी लिखी हुई है। तो आपके लिए इतना इजी हो जाता है, डेब्ट की जगह आ जाता है नॉन करंट लायबिलिटी। क्या आ जाता है? और नॉन करंट लायबिलिटी में सिर्फ एक ही चीज दी हुई है आपको। कितने रुपए दिए मैं देखो ध्यान से। एग्जांपल नंबर 8 कर रहे हैं अपन एनसीईआरटी का। नॉन करंट लायबिलिटी में सिर्फ आपको 1,50,000 रुपए दिए मैं। कितने दिए मैं? तो वो 1,50,000 ही हो जाएंगे इक्विटी, क्योंकि डेब्ट, सॉरी, वो 1,50,000 हो जाएंगे डेब्ट। डेब्ट का मतलब ही होता है नॉन करंट लायबिलिटी। क्या होता है? और इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर फंड। क्या होता है? शेयर होल्डर फंड में आपको दो चीज दी हुई है, 10 लाख प्लस 1 लाख। तो ये 10 प्लस 1 ये हो जाएगा 11 लाख। क्या हो जाएगा? मैं फिर बता रहा हूँ डेब्ट इक्विटी रेशियो सबसे इजी है, क्योंकि आपका फॉर्मूला है डेब्ट अपॉन इक्विटी। इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर फंड, वो आपको क्लियर दिया हुआ है क्वेश्चन में। दो चीज दी हुई है शेयर होल्डर फंड में, 10 लाख प्लस 1 लाख, दोनों को जोड़ के लिख दिया 11 लाख। और डेब्ट का मतलब है नॉन करंट लायबिलिटी। क्या होता है? और एग्जांपल 8 में नॉन करंट लायबिलिटी सिर्फ एक दी हुई है, 1,50,000। तो 1,50,000 अपॉन 11 लाख, ये अपना आंसर आ जाएगा 1.36:1। अगर आपसे एग्जाम में ये सॉल्व नहीं हुए तो आप इतना करके भी छोड़ सकते हो, आपको इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर ना? आगे चलते हैं नेक्स्ट। डेब्ट इक्विटी रेशियो हो गया अपना। फॉर्मूला याद रखना, डेब्ट ऑन इक्विटी। डेब्ट का मतलब है नॉन करंट लायबिलिटी, इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर फंड। क्या है? शेयर होल्डर फंड। इक्विटी अगर शेयर होल्डर फंड नहीं दिया हुआ हो तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस जोड़ना है इक्विटी की जगह। रिजर्व सरप्लस में पीएनएल का बैलेंस, जनरल रिजर्व सब आएगा। और डेब्ट में आपको जो भी लोन होते हैं बड़े बड़े लॉन्ग टर्म के लिए, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बैंक लोन, वो सब जोड़ना है। आगे चलते हैं अपन, अगला आता है डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। क्या आता है? डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। अब जब भी ये ऐसे रेशियो आ जाए टू वाले, टोटल एसेट्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इसका फॉर्मूला बहुत इजी होता है, रटने की जरूरत नहीं है। टू के पहले जो भी लिखा हुआ है उसको लिखना है ऊपर, और टू के बाद जो भी लिखा हुआ है उसको लिखना है नीचे। अपने यहाँ पे लिखा हुआ है डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या लिखा हुआ है? तो डेब्ट पहले है तो फॉर्मूला जाएगा डेब्ट ऊपर, टू के पहले क्या है और बाद में टू के बाद क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड, तो नीचे आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है ना? डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हो जाएगा डेब्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब बताता हूं, बहुत इजी होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है डेब्ट प्लस इक्विटी। क्या होता है? अभी अपन ने, मैं फिर बता रहा हूँ, बैलेंस शीट बनाते हैं अपन। लायबिलिटी साइड में तीन चीज आती है, ध्यान से समझना। लायबिलिटी साइड में तीन चीज आती है, शेयर होल्डर फंड, ये पहला हेड होता है। दूसरा होता है नॉन करंट लायबिलिटी, इसको अपन कहते हैं डेब्ट, नॉन करंट लायबिलिटी इसको कहते हैं डेब्ट। और तीसरा होता है करंट लायबिलिटी। क्या होता है? इन तीनों से बनती है टोटल लायबिलिटी। क्या बनती है? तो इस टोटल लायबिलिटी में ये जो दोनों चीजें हैं, पहली दो, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी, ये दोनों मिलकर बनते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बनते हैं? तो कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला हो सकता है, अगर आपको टोटल एसेट्स दी हुई है, क्या दी हुई है? टोटल एसेट्स ही होती है टोटल लायबिलिटी, होती है ना? टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी घटा दो या टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी घटा दो, तो वो भी आ जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या आता है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या हुआ? डेब्ट प्लस इक्विटी, या फिर हुआ टोटल लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी, या फिर टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इन तीनों से निकल सकता है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकल सकता है? एक तो हो गया डेब्ट प्लस इक्विटी। क्या हो गया? और अपन को पता है तीन चीजों से मिलकर बनती है टोटल लायबिलिटी। क्या बनती है? तीन चीजों से, एक शेयर होल्डर फंड, एक नॉन करंट लायबिलिटी जिसको डेब्ट कहते हैं, शेयर होल्डर फंड को कहते हैं इक्विटी, और तीसरा होता है करंट लायबिलिटी। क्या आता है? इन तीनों से बनती है टोटल लायबिलिटी। अगर मैं टोटल लायबिलिटी से करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो अल्टीमेटली बचेगा क्या? डेब्ट और इक्विटी बचेगा। और डेब्ट इक्विटी का मतलब ही होता है दोनों को जोड़ दो क्या आता है? शेयर होल्डर फंड, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या आता है?
तो आप टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करो या टोटल लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी करो तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, क्लियर ना। और जो भी टू वाले फॉर्मूले होते हैं फिर बता रहा हूँ, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, तो जो टू से पहले है उसको ऊपर लिख दो और जो टू के बाद है वो नीचे लिख दो। डेब्ट का मतलब आपको पता ही है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मैंने मतलब बता दिया। क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब? डेब्ट प्लस इक्विटी। क्या होता है? तो यानी कुल मिलाकर आपको फॉर्मूले याद रखना है, उसके बाद आपको उस फॉर्मूले में जो नाम आया है उसका अमाउंट ढूंढ कर या प्लस करके पुट करना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपन, अगला है सिर्फ डेब्ट रेशियो। अभी तो था डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या था? तो उसका फॉर्मूला था डेब्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला था डेब्ट प्लस इक्विटी। अब है सिर्फ डेब्ट रेशियो, क्या? ओनली डेब्ट रेशियो, ना डेब्ट इक्विटी नो डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, सिर्फ डेब्ट रेशियो। उसका फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन टोटल एसेट्स। क्या होता है? डेब्ट अपॉन टोटल एसेट्स, सिर्फ डेब्ट रेशियो का फॉर्मूला, क्लियर ना। तो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा? कल अपन ने 6 एग्जांपल में पढ़ा था करंट रेशियो। क्या पढ़ा था? करंट रेशियो का फॉर्मूला था करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। फिर अपन ने पढ़ा था क्विक रेशियो। क्या पढ़ा था? क्विक रेशियो को दूसरा नाम होता है लिक्विड रेशियो। क्या होता है? और तीसरा होता है एसिड टेस्ट रेशियो। क्या होता है? इसका फॉर्मूला था क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है ना। आज अपन ने पढ़ा डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्या पढ़ा? उसका फॉर्मूला डेब्ट अपॉन इक्विटी। फिर अपन ने पढ़ा डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या पढ़ा? तो डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेब्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। और फिर अपन ने लास्ट पढ़ा डेब्ट रेशियो। क्या पढ़ा? डेब्ट रेशियो का मतलब डेब्ट अपॉन टोटल एसेट्स। डेब्ट का मतलब तुमको बताने की जरूरत नहीं है, अभी बताया मैंने, नॉन करंट लायबिलिटी होता है और टोटल एसेट्स तुमको दी भी होती है क्वेश्चन में, ठीक है ना। टोटल एसेट्स एसेट्स की टोटल है। अगला आता है प्रोप्राइटरी रेशियो। क्या आता है? प्रोप्राइटरी रेशियो फॉर्मूला देखना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। इसके दो अल्टरनेटिव फॉर्मूले दिए हुए होते हैं, आप कोई भी यूज ले सकते हो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है शेयर होल्डर फंड, जिसको अपन इक्विटी कहते हैं, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है ना। शेयर होल्डर फंड का मतलब तुमको पता है इक्विटी क्या है, और शेयर होल्डर फंड डायरेक्ट तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब अभी बताया था, क्या होता है लेशर कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब? हाँ, डेब्ट प्लस इक्विटी को कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। एक तो ये फॉर्मूला लगता है प्रोप्राइटरी रेशियो का, और एक फॉर्मूला अल्टरनेटिव लगता है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। क्या लगता है? आप जो भी यूज लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो अल्टरनेटिव फॉर्मूले दिए हुए होते हैं। किसी क्वेश्चन कोई बुक कोई यूज देती है कोई आप, तो मैंने अभी अपने बुक में दिया हुआ है शेयर होल्डर फंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या दिया हुआ है? शेयर होल्डर फंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है ना। और दूसरा दिया हुआ है नेट, कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट एसेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेट एसेट्स का मतलब भी कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। नेट एसेट्स का मतलब भी कैपिटल, यानी टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, इसका मतलब होता है नेट एसेट्स, और टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या होता है? ठीक है ना। अगला वापस आ गया, मैंने तुमको बोला था जहां पे भी टू आ जाए, अब आ गया टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। तो क्या करना अपन को? टू के पहले वाले को ऊपर और टू के बाद वाले को नीचे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट, ठीक है ना। और इसमें टोटल एसेट्स भी दी हुई होगी, डेब्ट का तुमको मतलब पता ही है, नॉन करंट लायबिलिटी होता है। क्या होता है? अब एग्जांपल नंबर 9 करते हैं, क्या करते हैं? फिर बोल रहा हूं, जो भी क्लास अटेंड करना भूल जावे या फिर लेट आवे, आप वीडियो देख लेना, वीडियो बना दूंगा मैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। क्लास भी चूक जाओ तो वीडियो देख लेना। एनसीईआरटी करने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे? पिछले सालों के पेपर सॉल्व करेंगे, स्कैनर करेंगे, स्कैनर में सब अच्छे से क्वेश्चन आ जाता है, तो वो चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा अपना। एक बार चैप्टर जैसे ये पूरा हुआ, अपन है ना वो पिछले सालों के 15 सालों के पेपर के क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है ना। आगे आते हैं अरियन की बुक से, एग्जाम्पल नंबर 9, क्या से देखना। एग्जाम्पल नंबर 9 में बोल रखा है आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लिख दो, डेब्ट अपॉन इक्विटी। दूसरा आपको टोटल एसेट्स टू डेब्ट निकालना है, टोटल एसेट्स टू डेब्ट का फॉर्मूला जो बोल रहा है वही है टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट। तीसरा कह रहा है प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है, अभी अपन ने लिखा था प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। लास्ट में बोल रहा है डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, तो डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसे बोला वैसे लिख दो। स्टार्ट करते हैं, अब चार चीजें निकालनी है। सबसे पहले डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्या है डेब्ट इक्विटी रेशियो का मतलब? तुमको पता है डेब्ट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी और इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। दोनों अपन को दिए हुए क्वेश्चन में, क्या दिए हुए? नॉन करंट लायबिलिटी दी हुई है 1,50,000, कितनी दी हुई है? और शेयर होल्डर फंड में दो चीजें दी हुई है, 4 लाख प्लस 1 लाख, 4 प्लस 1 तो हो गया 5 लाख, तो 15 लाख अपॉन 5 लाख, आंसर हो जाएगा 3:1। क्या आ जाएगा? ठीक है ना, 1,50,000 सॉरी 1,50,000 अपॉन 5 लाख, तो आंसर आ जाएगा अपन 0.3, 1,50,000 अपॉन 5 लाख इक्वल टू 0.3:1। अपन पढ़ रहे हैं अलग अलग रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला डेब्ट और इक्विटी। डेब्ट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी, सिर्फ एक दी हुई है, और इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में दो चीजें दी हुई है, दोनों को जोड़ दिया तो 5 लाख आ गया। क्या आ गया? 5 लाख। 1,50,000 अपॉन 5 लाख
आंसर आ गया 0.3:1। क्या आ गया? अगर आप यहां तक भी करोगे तो सही है। अगला करते हैं अपन टोटल एसेट्स टू डेब्ट। क्या करते हैं? टोटल एसेट्स अपन को क्वेश्चन में सामने दी हुई है, टोटल आई हुई है 7 लाख। कितनी दी हुई है? और अपन डेब अपन ने अपने ऊपर लिखा ही था 1,50,000 लिखा था ना। 7 लाख अपन 1,50,000। क्या आंसर आ जाएगा? 4.67:1। क्या आ जाएगा? 4.6 है। अगला अपन को करना है प्रोपर्टी रेशियो। क्या था? मैंने तुमको बोला था प्रोपर्टी रेशियो के दो फॉर्मूला होते हैं, एक शेयर होल्डर फंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड और दूसरा था शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। क्या होता है? ठीक है ना, आप कोई भी यूज ले सकते हो। इसने एग्जांपल में टोटल एसेट्स यूज लिया है तो अपन टोटल एसेट्स यूज लेते हैं। शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है इक्विटी। क्या होता है? इक्विटी अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कितना है? 5 लाख। कितनी है? और टोटल एसेट्स अपन को अभी दी हुई, अपन अभी निकाली 7 लाख। कितनी है? 5 लाख अपॉन 7 लाख 0.7:1। ठीक है ना, जो भी है 7 सॉल्व कर लेना। 0.71:1। अगला आता है डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या होता है? डेब्ट अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कितना है? और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब डेब्ट अपॉन इक्विटी, डेब्ट प्लस इक्विटी। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? डेब ये रही, इक्विटी ये रही। 5 लाख प्लस 1,50,000 कितना हो जाएगा? 6,50,000। कितना हो जाएगा? डेब अपन को दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है डेब प्लस इक्विटी। क्या होता है? डेब और इक्विटी अपन ने पहले एग्जांपल में लिखा था, दोनों को जोड़ दो। 1,50,000 प्लस 6,50,000 क्या आ जाएगा? 0.23:1। क्या आ जाएगा? 0.23:1। तो कुल मिलाकर सबसे हाँ, तो मेन बात है रेशियो एनालिसिस करना क्या, फॉर्मूले याद रखना है और उसको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। जैसे जैसे एग्जांपल करोगे अपने आप होते जाएंगे। और उनमें क्या आ रहा है अब बस वो पता होना चाहिए अपन को। ठीक है ना, डेब का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी, इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके ही बनते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन वापस वही आ गया जो अपन ने कल किया था 6 एग्जांपल में। इस बार अपन को रेशियो नहीं कैलकुलेट करना है, बस ये बता रहा है जो चीजें हो रही है उससे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा रेशियोज पर। ठीक है ना, जिन्होंने में भी क्लास फिर बता रहा हूँ, कुछ लोग अब एडमिट हुए हैं, जिन्होंने भी क्लास अटेंड नहीं करी है, लेट आ रहे हो, वीडियो में बना दूंगा, वीडियो देख लेना ताकि आराम से उसको बार बार रिपीट करके देख सकते हो कि यार हो क्या रहा था, क्या प्रॉब्लम आ गई। ठीक है ना, मैंने कल तक का तो बना दिया, अभी थोड़ी देर में लिंक डाल दूंगा ग्रुप में। और अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। ये कह रहा है, ये इसने एक रेशियो दिया है डेब इक्विटी रेशियो का 0.5:1। क्या दिया हुआ है? और ये कह रहा है ये नीचे जो इसने ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं उस ट्रांजेक्शन से डेब इक्विटी रेशियो पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा बताना है। एग्जाम्पल नंबर 10 कर रहे हैं अपन एनसीईआरटी। क्या कर रहे हैं? ठीक है ना, पहला बोला फर्दर इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। क्या बोल रहा है इसने? अब अपन एग्जांपल कल अपन ने किया था एग्जांपल 6, आज अपन इसको करते हैं। कल अपन ने एग्जांपल 6 में अपन ने कहा था कि करंट रेशियो पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। आज अपन कहना है डेब इक्विटी रेशियो पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला था डेब अपॉन इक्विटी, आंसर दिया 0.5:1। क्या दिया हुआ है? यानी 0.50:1। अब अपन को इसमें एज्यूम करना पड़ेगा। माना अपन ने मान लिया कि इक्विटी शेयर है, अपन ने मान लिया 5 लाख है डेब, कितना है, और 10 लाख है इक्विटी। 5 लाख है डेब और 10 लाख है, तो ऑटोमेटिकली 0.5 का मतलब 50%। तो 10 लाख का आधा 5 लाख हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो 0.5:1 ही आएगा ना। आप मन से कुछ भी मान सकते हो, मैंने यहाँ पे 5 माना, तुम यहाँ पर कुछ भी मानो। आप ऐसा कुछ करो जिससे ऊपर वाली चीज आती हो और नीचे वाली चीज डबल। जैसे 2 लाख अपन 4 लाख भी लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो? ये सिर्फ अपन है ना, उसने बोला है ये रेशियो है तो अपन अज्यूम कर रहे हैं ये कि कुछ भी मान लो, ताकि अपन उसको एक्चुअली प्रैक्टिकली कर सके। ये पहला आपने बोला कि आपका 0.5:1 है और ये बोल रहा है कि आपने इक्विटी शेयर इशू करने हैं। क्या करें? तो इससे क्या डेब इक्विटी रेशियो पे फर्क पड़ेगा क्या? अपन देखते हैं। 5 लाख और 10 लाख था, इक्विटी इशू करेंगे, माना 1 लाख का इक्विटी शेयर इशू करें। क्या करें? अब इससे अपने क्या हो जाएगा? इक्विटी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? 10 लाख तो थी, 10 लाख तो थी, 1 लाख का इक्विटी शेयर इशू करें, हो जाता है शेयर होल्डर फंड में, यानी इक्विटी में किसमें आता है? तो 10 लाख प्लस 1 लाख हो गए। इक्विटी पे तो असर पड़ा, डेब पर असर पड़ेगा क्या? डेब पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या नहीं पड़ेगा? वापिस समझना अपन इस क्वेश्चन में कर क्या रहा है। इस क्वेश्चन में बोल रखा है डेब इक्विटी रेशियो दिया हुआ है और बोल अपन को उसका आंसर दिया हुआ 0.5:1 और बोला है ये ट्रांजेक्शन से डेब इक्विटी रेशियो को फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अपन ने मान लिया 0.5:1 की जगह लिख दिया अपन ने 5 लाख और 10 लाख। क्या लिख दिया? और बोला इक्विटी शेयर इशू करे। क्या करे? जैसे ही अपन इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो इक्विटी बढ़ती है अपनी। क्या बढ़ती है? माना 1 लाख का इक्विटी शेयर इशू करे, 10 लाख तो था ही, 1 लाख का इक्विटी शेयर इशू करे तो हो गया 11 लाख। इक्विटी तो बढ़ गई, मगर इक्विटी शेयर इशू करने से डेब पे कोई असर नहीं पड़ता। क्या नहीं पड़ता? तो अपना नया रेशियो क्या हो जाएगा? 5 लाख अपन 11 लाख। क्या हो जाएगा? 5 लाख अपन 11 लाख। तो आंसर आएगा उसका 0.45:1। क्या आएगा? और पहले क्या था? 0.5:1। पहले था 0.5:1, अब आ रहा 0.45:1। इसका मतलब जब भी आप सिर्फ इक्विटी शेयर इशू करोगे तो डेब इक्विटी रेशियो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
पहले था 0.5, अब हो गया 0.45, रिड्यूस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पहली कंडीशन हो गई। नेक्स्ट आता है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से कैश मिला। अगर डेटर से कैश मिलता है तो डेब और इक्विटी में से किसी पे असर पड़ेगा क्या, बताओ। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर में बाहर से रुपया आया ना, तो डेब डेब में कोई चीज नहीं आ रही, इक्विटी में कोई नहीं आ रही, कुछ असर नहीं पड़ेगा, क्या, क्योंकि ना डेब बढ़ रहा है ना घट रहा है, ना इक्विटी बढ़ रही है घट रही है, तो कोई चेंज नहीं होगा, क्या नहीं होगा। अगला आते हैं सेल ऑफ गुड फ्रॉम कैश बेसिस, कैश में माल बेचा, इसका कोई असर पड़ेगा क्या उमंग, कैश का माल बेचने पर डेब और इक्विटी में, सोचो डेब और इक्विटी में से कैश में माल बेचा तो कुछ बढ़ेगा या घटेगा, क्या, कुछ भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ना डेब कुछ बढ़ता है बेचने से माल, ना इक्विटी में कुछ बढ़ता है या घटता है। अगला आता है रिडम्पशन ऑफ डेबेंचर, ये आया पॉइंट। अपन ने डेबेंचर को रिडम्पशन किया, रिडम्पशन का मतलब वापस 5 लाख के डेबेंचर अगर अपने पास है तो अपन ने 1 लाख के वापस वरना लोगों को डेबेंचर ले लिया और रुपए दे दिए, कुल मिलाकर रिडम्पशन से अपना डेबेंचर कम हो जाता है, क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, डेबेंचर से रिडम्पशन, रिडम्पशन से अपने डेबेंचर कम हो जाते हैं, और डेबेंचर का मतलब है डेब, क्या होता है, तो माना अपन ने डेबेंचर का रिडम्पशन किया, अपन ने माना कितने का, माना 1 लाख का रिडम्पशन कर दिया, क्या कर दिया, पहले डेब कितना था अपना 5 लाख में से 1 लाख के डेबेंचर रिडम्पशन कर दिए तो कितना बचेगा, मगर क्या इक्विटी पे फर्क पड़ेगा रिडम्पशन से, बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा डेबेंचर के रिडम्पशन से इक्विटी पे, तो अपना नया रेशियो क्या हो जाएगा, 4 लाख अपॉन 10 लाख, क्या हो जाएगा, और हो जाएगा 0.4:1, क्या हो जाएगा, पहले था 0.5:1, तो अपना रिड्यूस हो जाएगा, रिडम्पशन का डेबेंचर करा, उससे डेब कम होंगे, इक्विटी कम नहीं होगी, अपन ने माना 5 लाख थे डेब, उसमें से 1 लाख कम हो गए, 4 लाख अपॉन 10 लाख, तो और लास्ट है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, क्या है, आपने उधार में गुड्स खरीदी, कुछ असर पड़ेगा कि डेब इक्विटी पर वैल्यूएशन बता जल्दी से, अगर उधार में कुछ खरीदी डेब बढ़ेंगे या इक्विटी बढ़ेंगे, क्या कुछ इसमें कुछ नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं घटेगा, तो कोई चेंज नहीं होगा, क्या नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इस ट्रांजेक्शन से क्या असर पड़ेगा, ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन करते हैं अपना, अगला आ जाता है, ये अपने आज करा डेब इक्विटी रेशियो, क्या करा, कल अपन ने करा था, करंट रेशियो और क्विक रेशियो, क्या करा था, ठीक है ना। कल का वीडियो मैंने बना दिया है, थोड़ी देर में डाल दूंगा, आज का वीडियो भी थोड़ी देर में बना के डाल दूंगा, ठीक है ना। अब आता अपन आते हैं 11th एग्जांपल पे, उसमें नया चीज आ रहा है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना क्योंकि कैलकुलेशन है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, क्या, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आईसीआर, क्या, फॉर्मूला आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, क्या होता है, अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट या इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ होगा, क्या दिया होगा, अभी देखना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हर 2 साल में एक बार आता है ये आईसीआर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका मतलब है आप जितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो उससे कितना ज्यादा गुना आपका प्रॉफिट है। फॉर एग्जांपल मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं 10 लाख, कितना कमा रहा हूं, और मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं 1 लाख का, इसका मतलब है मैं जितना भी इंटरेस्ट पे करता हूं उससे 10 गुना ज्यादा मेरा प्रॉफिट है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताता है कि आप जो इंटरेस्ट दे रहे हो उससे कितना ज्यादा कमा रहे हो, अगर ज्यादा कमा रहे हो तो आप ज्यादा डेब इशू कर सकते हो, अगर जितना ज्यादा आई से ज्यादा होता है ना उतना ज्यादा डेब इशू कर सकते हो, जितना कम होता है उतना कम डेब इशू करना चाहिए। ये अपने उसमें भी है, बीएसटी में भी, बीएसटी में जो कैपिटल स्ट्रक्चर के फॉर्मूला है ना, फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, उसमें भी आता है आईसीआर, क्या आता है, तो ये दोनों तरफ काम आएगा। आईसीआर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, क्या होता है, अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग या लोन, ठीक है ना। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको आफ्टर टैक्स दिया हुआ, क्या दिया हुआ, ये थोड़ा ध्यान से देखना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट नहीं निकालूं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट इनटू 100, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट इनटू 100। अभी मैं सॉल्व करके बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। यह है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्या है, अब मेरे को निकालना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, तो ये जो मैंने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला था ना, ये रखूंगा यहां पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, क्या, ये दो फॉर्मूले यूज लेंगे, उसके बाद अपन को मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, ये जाएगा यहां पर, और ये जो अपन ने यहां पे जोड़ा है ना इसमें इंटरेस्ट, ये जाएगा नीचे। एग्जांपल करते हैं तो समझ में आएगा, क्लियर है। वापिस देखना, अपन पढ़ रहे हैं आईसीआर, क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट,
अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अगर आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ, क्या दिया हुआ, तो अपन कैसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट इंटू 100, इससे आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट कैसा आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। ये इसको रखेंगे ऊपर, और जहां पे जो अपन ने इंटरेस्ट जोड़ा था ना, इसी को अपन रखेंगे नीचे। अब यहां से एग्जांपल करते हैं, उसको समझ में आ जाएगा। यहां से देखना, एग्जांपल नंबर 11, एग्जांपल नंबर 11 में अपन को नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ, जैसे मैंने तुमको बोला था, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60,000 कितना दिया हुआ है, अपन को टैक्स रेट दी हुई है 40%, कितनी दी हुई है, अपन को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा, और अपन को लॉन्ग टर्म 15% लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 15% लॉन्ग टर्म बोरोविंग दिए हुए, वो दिए हुए 10 लाख है, कितने दिए हुए, इसका मतलब है आपने 10 लाख का लोन ले रखा है, क्या ले रखा है, 15% पे, किस पे ले रखा है, ठीक है ना। अब अपन स्टार्ट करते हैं, अपन को आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, अपन को बिफोर टैक्स निकालना है, क्या निकालना है, मैंने तुमको बताया था दो तरीके से, पहले निको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना है, अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट, टैक्स रेट कितनी है, इंटू 100, 60,000 डिवाइड बाय 60 इंटू 100, यह आ जाएगा 1 लाख, कितना आ जाएगा, वापिस समझना, अपन को नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, अपन को बिफोर टैक्स निकालना है, क्या निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, आफ्टर टैक्स को लो अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट करो इंटू 100 करो, आफ्टर टैक्स कितना था 60,000 अपॉन 60 इंटू 100, 60,000 अपॉन 60 इंटू 100 करा 1 लाख, या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्या अपन को चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। अब मैं लिख रहा हूं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को लो ऊपर, ये कितना है अपना 1 लाख, प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग 10 लाख का 15% कितना होगा, 1,50,000, कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अपना लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना है 10 लाख, उस पर अपन 15% से लिया है, तो उसका 1 साल का होगा 1,50,000, क्या होगा, तो अपना पहला निकला 1 लाख और ये आया 1,50,000, टोटल कितना हो गया 2,50,000, ये तो था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ये इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दोनों को जोड़ दिया, ये आगे 2,50,000, ये आया अपना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, क्या आया। अब अपन निकालेंगे आईसीआर, क्या निकालेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट कितना निकाला अपन ने 2,50,000, इंटरेस्ट कितना था अभी अपन ने कैलकुलेट किया, ये आंसर आ जाएगा अपन को 1.67:1, क्या इसमें टाइम्स में आता है, ये रेशियो 1 में नहीं आता, ये कवरेज रेशियो आता है टाइम्स में, किसमें आता है, तो आ जाएगा 1.67, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना, क्लियर ना। आगे चलें, ये यहां तक अपन आज अपन करेंगे क्योंकि अब टाइम खत्म हो रहा है, तो लास्ट नहीं 45 तक है शायद, 8:45 40 तक है, चलो 5 मिनट और है। अगला देखते हैं इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, क्या है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, नेक्स्ट करते हैं अपन इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। जहां पे भी टर्नओवर नाम आता है याद रखना, जहां पे भी टर्नओवर नाम आता है वहां पर, यहाँ पे तो वहां पर ऊपर या तो आएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्या आएगा, या फिर आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जब भी टर्नओवर नाम आवे क्या आवे, ऊपर क्या आएगा, या तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अभी आ रहा है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, क्या आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंटरी, क्या होगा। तो वापस देखते हैं, मैंने फिर बोला रटने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आप एग्जांपल करोगे और क्वेश्चंस करोगे आपको फॉर्मूले याद होते जाएंगे, और जैसे ही अपन ये एग्जांपल ये चैप्टर पूरा करेंगे एग्जांपल उसके बाद अपन करेंगे पिछले सालों के पेपर, तो उससे अपन को याद होता जाएगा, ठीक है ना। अपन पढ़ रहे हैं इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंटरी, क्या एवरेज इन्वेंटरी का फॉर्मूला पहले देखते हैं अपन। एवरेज इन्वेंटरी बहुत इजी होती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, ये होती है एवरेज इन्वेंटरी, क्या होती है। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के बाद पहला तो तरीका है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से माइनस कर दो ग्रॉस प्रॉफिट, क्या माइनस कर दो? दूसरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से प्लस कर दो ग्रॉस लॉस, क्या कर दो? और तीसरा होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये सब फॉर्मूले हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का दूसरा नाम होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या होता है? तीन फॉर्मूले। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स, क्या होता है? सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स, फिर बता रहा हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो। अगर ग्रॉस लॉस दिया हुआ है तो सेल्स में ग्रॉस लॉस जोड़ दो, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ग्रॉस लॉस जोड़ दो। और तीसरा, अगर आपको ये सब चीज दी हुई है तो ट्रेडिंग अकाउंट वाली चीज याद करनी पड़ेगी। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब तुमको पता है जो ट्रेडिंग में आता है। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अपन को सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने, क्या लेना है? जो ट्रेडिंग में आता है। माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक, क्या करना है? इससे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्या जिसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो पहले कहते थे। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस तरह से निकालो। और एवरेज इन्वेंटरी कैसे निकलती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, क्या आ जाती है? एवरेज इन्वेंटरी। क्या आ जाती है? एग्जांपल करें 12 एग्जांपल। इन्वेंटरी एट द बिगिनिंग का मतलब ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक अपन को दिया हुआ है 18,000 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 22,000 रुपए अपॉन 2 कर देंगे। नेट परचेज दिए 46,000। अब इसको इस फॉर्मूले से परचेज आ गया ना, परचेज दी हुई है 46,000। कितनी दी हुई है? ओपनिंग स्टॉक अभी मैंने बोला 18,000 है, कितना है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में अपन को दी हुई है वेजेस, क्या दी हुई है? 14,000। और क्लोजिंग स्टॉक अभी मैंने बोला तुमको कितना था? 22,000। कितना था? और अपन को इसमें कैरीज इनवर्ड भी दिया हुआ है, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। क्या होता है? अपन को निकालना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या निकालना है? फॉर्मूला ये लगेगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 18,000, कितना है? परचेज है 46,000, कितनी है? ठीक है ना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दो चीजें दी हुई है, वेजेस और कैरीज इनवर्ड। क्या दी हुई है? वेजेस है 14,000, कैरीज इनवर्ड है 4,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक है 22,000। क्या है? ठीक है ना। तो 18 प्लस 46 प्लस 14 प्लस 4 माइनस 22, तो आंसर आ जाएगा अपना 60,000। क्या जाएगा? ये आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या आया? यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और ये 18 प्लस 22 अपॉन 2, ये आंसर आया अपना 20। कितना आया? 60 माइनस 20, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स। क्या आ जाएगा? टर्नओवर रेशियो टाइम्स में आता है। क्या आता है? टाइम्स में। तो ये इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो क्या है? अगला दिया हुआ है अपन को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 4 लाख। कितना दिया हुआ है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख। एवरेज इन्वेंटरी दी हुई है 55,000, डायरेक्ट दी हुई है एवरेज इन्वेंटरी। और अपन को ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ग्रॉस लॉस दिया हुआ है 10%। क्या दिया हुआ है? अब कैसे निकलेगा? मैंने अभी बोला था तुमको, अगर ग्रॉस लॉस दिया हुआ है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ग्रॉस लॉस जोड़ दो। क्या कर दो? क्या कर दो? अपन 4 लाख का 10% निकालेंगे, कितना आएगा? 4 लाख का 10% होता है 40,000। क्या होता है? 4 लाख तो अपनी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है प्लस 40,000 रुपए अपना लॉस है। क्या है? 4 लाख प्लस 40,000, ये आ जाएगा अपना 4,40,000। क्या आ जाएगा? ये क्या है अपना? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल्स में जोड़ना है अपन को ग्रॉस लॉस। क्या जोड़ना है? और एवरेज इन्वेंटरी दी हुई है 55,000 रुपए। क्या दी हुई है? 55,000। तो पहले वाले फॉर्मूले में ये यूज आया, दूसरे वाले में अपना ये याद आया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस। इससे निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या आ जाएगा? ठीक है ना। 4,40,000 अपन 55,000, आंसर आ गया 8 टाइम्स। क्या आ गया? ये टाइम्स में निकलता है, याद रखना। क्लियर है। अगला दिया हुआ है 14 एग्जांपल। 40,000 रुपए दी हुई एवरेज इन्वेंटरी। इन्वेंटरी टर्न रेशियो दिया हुआ 8%, वो 20% पर बेचता है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। इस बार अपन को आंसर दिया हुआ है और अपन को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। थोड़ा ध्यान से देखना, जब भी जिस चीज का आंसर दिया हुआ हो उसका उसका फॉर्मूला लगा दो। क्या लगा दो? फॉर्मूला लगा दो। ठीक है ना। इसमें अटेंडेंस लिस्ट पे कैसे जाता है? गूगल मीट स्टार्ट करो, उसमें खत्म हो गई है। खत्म हो गई है, देखना। 40 हो गए, 8:40 हो गए। स्टार्ट करो।